मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 6 की शुरुआत करते हैं। और लेसन 6 की शुरुआत क्या है बेटा, आप सभी जानते हैं। लेसन 6 है पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण। देखो, जल अवशोषण पादप किससे करते हैं बेटा, अपने मूल भाग से करते हैं मुख्यतः। और रसारोहण क्या होता है, तो जो जल पादप मूल से ग्रहण करके तने तक लेके आते हैं और तना फिर उसको पादप के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रसारोहण। अर्थात भूमि से जल का पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचना ही रसारोहण कहलाता है। तो ये लेसन की शुरुआत है, लेसन का हेडिंग है पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण। देखो बेटा, हम जल के बारे में अध्ययन करते हैं। जल पादपों के लिए भी जीवन है। देखो क्यों, जल जो है, जल को हम जीवन या जीव द्रव्य का आधार कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सजीव कोशिका का 90% भाग बनाता है। दूसरा, पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल है और 29% भूभाग पर क्या बेटा, थल है। जल की मात्रा का समन्वय जो होता है जल चक्र द्वारा होता है, और जल चक्र का जो आधार है वो बारिश है, यानी बरसात है, बारिश है। वर्षा जल के आधार पर जल के हमने 2 प्रकार बताए थे, ध्यान हो तो, एक अपवाहित जल और एक मृदा जल। जब बारिश होती है तो अधिकांश जल बहकर कहाँ चला जाता है बेटा, जलाशयों में चला जाता है, नदी नालों तालाबों सागरों में, जिसको अपवाहित जल कहते हैं, और ये पादपों के लिए आवश्यक नहीं होता है। दूसरा है मृदा जल। मृदा जल क्या होता है कि जब बारिश होती है तो जो पानी भूमि के संपर्क में आता है, रिसकर भूमि में चला जाता है, मृदा में चला जाता है, उसको हम मृदा जल कहते हैं। 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि मृदा जल के 3 प्रकार हैं, एक गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रताग्राही जल। गुरुत्वीय जल यानी वह जल जो मृदा में रिसकर पृथ्वी के मिड पॉइंट तक चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर चला जाता है, तो उसे हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। और ये जल पादपों के लिए आवश्यक नहीं है, पादपों को प्राप्त नहीं होता है। केशिका जल कि जल जब रिसकर मृदा के कणों के बीच ट्यूब होती हैं, केशिकाएं होती हैं, उनमें स्थित हो जाता है, तो उसे हम केशिका जल कहते हैं। और केशिका जल ही पादपों के लिए उपयोगी होता है। आर्द्रताग्राही जल क्या होता है कि मृदा के जो कण होते हैं उनके चारों तरफ जल अणु सहसंजक आसंजक बल से जब बन जाता है तो उसे हम आर्द्रताग्राही जल कहते हैं, और ये पादप इसे भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसके बाद टॉपिक है कि पादपों में जल अवशोषण के अंगों की बात करें तो पादपों में जल अवशोषण के मुख्य अंग मूल है। इसके अतिरिक्त लाइकेंस में राइजीन्स पाए जाते हैं, और थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में मूलाभास पाए जाते हैं, और कुछ पादपों के वायवीय भाग भी जल का अवशोषण करते हैं। तो ये थे पादपों में जल अवशोषण के अंग। अब है मूल की संरचना। पादपों में मुख्य अंग मूल है, तो मूल की बाह्य संरचना का हम अध्ययन करते हैं कि मूल में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं बाह्य संरचना में। तो मूल की संरचना में 2 भाग पाए जाते हैं, एक शीर्ष भाग या तरुण क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं शीर्ष या तरुण क्षेत्र। मूल की संरचना में एक तो तरुण क्षेत्र और या शीर्ष भाग, और दूसरा परिपक्वन क्षेत्र। अब देखो बेटा, तरुण क्षेत्र या शीर्ष भाग को भी हमने 4 भागों में बांटा है, मूल गोप, विभजोतक क्षेत्र, दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र। देखो, ये एक मूल की संरचना दिखाई गई है, ध्यान रखना, ये इसका शीर्ष भाग है। यहाँ से यहाँ तक मूल का शीर्ष भाग भूमि के अंदर जाता है, गुरुत्वाकर्षण की ओर होता है, तो इसमें बाहर इसके शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको मूल गोप कहते हैं। इसके जस्ट पीछे विभाजन कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसमें विभजोतक होता है, और ये विभाजन करके मूल को वृद्धि प्रदान करती है। दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र, ये पोषण, जैसे ही विभजोतक कोशिकाएं, विभाजनशील जो कोशिकाएं पीछे की ओर आती हैं, तो वो पोषण ग्रहण करके अपने आकार आकृति में वृद्धि करती है। इसके 4th नंबर पर आता है मूल रोम क्षेत्र, और मूल रोम क्षेत्र सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र है मूल का, क्योंकि इसमें मूल रोम पाए जाते हैं असंख्य, और ये ही जल का अवशोषण करते हैं। तो ये तो हो गया मूल का शीर्ष या तरुण क्षेत्र 4 भागों में, और लास्ट इसके जस्ट पीछे जो भूमि की ओर रह जाता है
उसको हम परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अपने आकार आकृति में वृद्धि करके स्टेबल हो जाती हैं, स्थायित्व को प्राप्त करती जाती हैं, तो उसे हम परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।